Hello dear students, our today's topic is Zener diode. As we have discussed in last lecture, we discussed about the simple diode, and at last I have mentioned a point about Zener diode. So basically Zener diode is a special diode that can be worked in continue manner. ये आपको याद रखना है. इट इज ए स्पेशल डायोड दैट कैन बी वर्कड इन ए कंटिन्यू मैनर फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ब्रेकडाउन रीजन विदाउट एनी डैमेज. ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है हमें कि ब्रेकडाउन रीजन के अंदर आप विदाउट एनी डैमेज जेनर डायोड को जो है यूज कर सकते हैं. ओके, तो हमने डिटेल नहीं किया था लास्ट लेक्चर में, आज हम इसका डिटेल करेंगे और इसकी एप्लीकेशन जो है उसको हम स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायोड है, इसका मैन्युफैक्चरिंग भी वैसे ही हुआ है जैसा हमारे पास नॉर्मल डायोड का होता है, लाइक सिलिकॉन से या जर्मेनियम से. और उसके बाद हम लोग इसमें अगर समझें कि इसका जो सिंबल है वो कैसा होगा, तो सिंबल में ज़्यादा चेंज नहीं करना आपने. सिंबल जो है वो कुछ वैसा ही होगा जैसे हमने उसका बनाया था नॉर्मल डायोड का. सिर्फ एक चेंज आपको यहाँ पे करना है सिंबल के अंदर. वो चेंज क्या करना है कि इसमें लाइन हम स्ट्रेट रख रहे थे एन रीजन की, उसकी बजाय अब हम जो है इस लाइन को हल्का सा ऐसे मोड़ देंगे. ठीक है, तो ये जो सिंबल रहेगा हमारा, जिसमें ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, दिस सिंबल इज फॉर जेनर डायोड. इस चीज़ को आपने याद रखना है. ओके, इसका करेक्टरिस्टिक वैसा ही होगा जैसे नॉर्मल डायोड का है. जो ग्राफ हमने बनाया था किस तरीके से ये वर्क करेगा ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं रिवर्स बायस वोल्टेज और रिवर्स करंट में, तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा. और ये जो रीजन होगा जहाँ पे ये डाउन आ जाता है एकदम, इसको हम बोलेंगे जेनर ब्रेकडाउन रीजन. और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा दैट इज़ कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज और VZ. ठीक है, तो ये इस तरीका का ग्राफ हमने लास्ट टाइम में बनाया था, उसको आपने चेक करना है. नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एप्लीकेशन ऑफ दिस डायोड. नॉर्मल डायोड को हम लोग ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं और ये एक स्पेशल टाइप का डायोड है, तो इसकी क्या एप्लीकेशन है उसको देखते हैं. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है. दैट इज जेनर डायोड is used as voltage regulator. Question is Zener diode used as voltage regulator. Important question है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. Zener diode is used as voltage regulator. First of all, what is voltage regulator? Voltage regulator is a type of arrangement that can be made using Zener diode, in which we give the input unregulated voltage and we get the output regulated voltage. इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं. तो ये एक तरीके का डिवाइस है और ये डिवाइस को स्टडी करने के लिए हमने पूरा वही तरीका यूज़ करना है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम. तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, इट इज़ ए डिवाइस used for making unregulated input power supply to output regulated power supply. यानी आपने जो इनपुट देनी है वो आपकी क्या रहेगी, दैट विल बी अनरेगुलेटेड, और जो आउटपुट आपको मिलेगी बच्चे वो क्या मिलेगी आपको, रेगुलेटेड. एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ जेनर डायोड. तो इस तरीके से आपको ये डिवाइस जो है वो स्टडी करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका डायग्राम प्रिपेयर करेंगे एग्जाम में. इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, ये इंट्रोडक्शन हमने दे दिया यहाँ पे. सर्किट डायग्राम में हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, जेनर डायोड है. तो सबसे पहले हम जेनर डायोड को ही इसके अंदर बना लेते हैं. इस तरीके से आपने जो है
जीनर डायोड एक अप्लाई करना है। क्योंकि ये जीनर है तो ये रिवर्स बायस में काम करेगा, तो इसके साथ जो आप इनपुट अप्लाई करेंगे वो रिवर्स बायस की आपने करनी है। यहाँ पे हम लोग एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा देंगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डायोड, और ये जो पोर्शन है प्लस माइनस ये वो इनपुट वोल्टेज है, और ये आपका अनरेगुलेटेड वोल्टेज है। दिस इज़ अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज। यहाँ से यहाँ आपने इसको अप्लाई करना है, अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज। एंड इसके साथ आप एक काम करेंगे, एक लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपने अप्लाई करना है फॉर टेकिंग द आउटपुट, और यहाँ पर आप लोग इन टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटेड वी आउटपुट जो है उसको आप लोग स्टडी करेंगे, और ये आपने अप्लाई करना है लोड रेजिस्टेंस। ये आपका जीनर डायोड है। तो इस सिस्टम में जो करंट है, हम सपोज करते हैं कि आई करंट फ्लो करता है, दैट विल बी द एडिशन ऑफ करंट पासिंग थ्रू द जीनर डायोड एंड करंट पासिंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। तो आप इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे जो करंट आएगा दैट विल बी आई जेड, और यहाँ पर जो करंट आएगा दैट विल बी आई एल। ये जो रेजिस्टेंस है दिस इज़ आर एस, इसको हम लोग सिंपल सीरीज रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, या ये एक तरीके से प्रोटेक्टिंग रेजिस्टेंस है हमारी वैल्यू का। और आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, वो वोल्टेज आएगा जीनर वोल्टेज के इक्वल, और ये रेगुलेटेड रहेगा, इसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होगी, ये हम देखेंगे इस प्रोसेस के अंदर। तो बच्चे ये जो है आपने इसके अंदर डायग्राम बनाना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं कि हमने सर्किट डायग्राम में क्या क्या चीज़ें लगाई हैं। वी हैव टेक ए जीनर डायोड of a type of material like silicon, germanium and something else, और उसके साथ में क्या करना है, इनपुट वोल्टेज आपने ऐड करना है। ये इनपुट अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट रेगुलेटेड। तो ये इनपुट वोल्टेज जो आपने देनी है वी आई, ये अनरेगुलेटेड मैनर में है, तो प्लस आपने यहाँ दिया इसका और माइनस यहाँ दिया। तो उसके बाद ये प्लस होने की वजह से, क्योंकि ये एन रीजन है, तो ये रिवर्स बायस बन जाएगा। उसके साथ इन बिटवीन आपने क्या किया, एक सीरीज रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया, दैट विल प्रोटेक्ट द जीनर डायोड ताकि ये डैमेज ना हो। एंड आफ्टर दिस वी हैव अप्लाइड ए लोड रेजिस्टेंस, एंड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस वी विल टेक द output regulated voltage, and the current flowing in the circuit is given by I will be the sum of zener current and load resistance के across जो current जा रहा है IL, उसको आपने लेना है। तो this is all about the circuit diagram in this case. Now question is, what is the working of this diode? वर्किंग हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्किंग के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से ये जो है जीनर डायोड काम करता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम लोग लेके चलें, अगर समझें इसको, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज लेस देन जीनर वोल्टेज। जीनर वोल्टेज समझ लो या ब्रेकडाउन वोल्टेज समझ लो, उससे कम हो, यानी इनपुट वोल्टेज जो है वो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होगा। फर्स्ट थिंग, जब इनपुट वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होगा तो हमारे पास कैसा परफॉर्मेंस रहेगा इस केस में, कि ब्रेकडाउन रीजन में तो आप पहुंचे नहीं क्योंकि वोल्टेज कम है। जब आप ब्रेकडाउन रीजन में नहीं पहुंचे तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू आर एस डिवाइड बाई आर एल प्लस आर एस इंटू इनपुट वोल्टेज। नाउ बिकॉज दिस आर एल इज ए लोड रेजिस्टेंस, काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सीरीज रेजिस्टेंस, तो हम इस वैल्यू को आर एल प्लस आर एस को हम लोग अप्रोक्सीमेटली आर एल ले सकते हैं। दैट्स वाई दिस विल बिकम द वैल्यू विल बिकम, दिस विल बी द आर एल, द वैल्यू विल बिकम आर एल ओवर आर एल इंटू वी इनपुट, एंड ये क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1 होता है कट जाएगा इस तरीके से, तो ये वैल्यू हमारा कितना आया इनपुट, यानी हम ये समझ सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज के जितना ही आ जाएगा। किस केस में आ जाएगा, इन दैट केस वेयर इनपुट वोल्टेज इज़ लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज, उस केस के लिए हमारा ये परफॉर्मेंस इसका रहेगा। बट हमने ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम ऐसा ही चले जिसके अंदर इनपुट वोल्टेज जो है वो जीनर से कम रहे। केस ये भी बन सकता है कि इनपुट वोल्टेज जो है वो जीनर से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस को हम लोग समझते हैं। वो पार्ट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से वर्किंग होगा।
तो ये हम मान लेते हैं फर्स्ट केस है। सेकंड केस हमारे पास कैसे बनेगा, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, और वी कैन से जीनर वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज जो है वो जीनर वोल्टेज से ज़्यादा जब हो जाएगी तो उस केस में हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन रहती है, किस तरीके से हम काम करेंगे। तो उस केस में हम क्या देखेंगे, पहले मैं इसका आउटपुट डिस्कस कर रहा हूँ कि जब हमारे पास कंडीशन ये बनेगी कि इनपुट वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा रहेगी, तब आउटपुट जो आएगी बच्चे, वो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, ब्रेकडाउन वोल्टेज के जितनी आएगी, और ये कॉन्स्टेंट रहेगी, दिस विल बी फिक्स्ड, ये नहीं चेंज होगा। इनपुट भले ही हम आगे चेंज करते जाएंगे बट आउटपुट जो है वो हमारा इसमें चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। और वो कैसे रहेगा, उसके दो मैकेनिज्म है हमारे पास, उनको हम स्टडी करते हैं। जिनमें से जो पहला मैकेनिज्म है, फर्स्ट मैकेनिज्म, दैट विल बी व्हेन इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस। सिंपल सा एग्जांपल है, जब इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा देन आपके पास क्या होगा कि क्योंकि हमने अब इसको कांस्टेंट शो करना है, हमने ये कह रखा है कि आउटपुट वोल्टेज फिक्स रहेगी, तो जब इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, करंट बढ़ेगा। क्लियर, करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और कौन सा करंट इंक्रीज करेगा कि हमारे पास जो डायोड करंट है वो इतना इंक्रीज करेगा कि वो इस आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को इफेक्ट नहीं होने देगा। यानी सिंपल सी भाषा में समझ लो कि व्हेन इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, और कितना इंक्रीज करे, इससे ऊपर निकल जाए, उस केस में क्या होगा, आईजेड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। एंड ये आईजेड जब इंक्रीज करेगा तो कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहती रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपने यहाँ पे समझना है। ड्यू टू दिस द टोटल करंट थ्रू द आरएस विल बी इंक्रीज एंड वोल्टेज ड्रॉप इज आल्सो इंक्रीज। भाई जब आईजेड बढ़ेगा इनपुट वोल्टेज बढ़ाने से, तो इस करंट की वैल्यू बढ़ने से टोटल आंसर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और वो किसके अक्रॉस जा रहा है, आरएस के अक्रॉस जा रहा है, तो ये हमारे पास में क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप जो आरएस के अक्रॉस हो रही है उसको इंक्रीज कर देगा। तो हमारे पास में मेन वैल्यू क्या बना कि जब हम लोग इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तब आपके पास में आरएस के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वो बढ़ जाएगा, बट आउटपुट का जो वैल्यू आ रहा है उसमें हमारे पास कोई इंक्रीज नहीं करेगा। इसका उल्टा भी समझ सकते हैं कि अगर वी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है तो उस केस में क्या होगा, आईजेड की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यानी आप इसको अगर पूरा डिटेल में इसको समझें, इसके मैं दो पार्ट अगर आपको बना के दूं कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा। फर्स्ट क्या है इसका, फर्स्ट बिहेवियर ये है कि जब इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा उस केस में क्या होगा, आईजेड इंक्रीज कर जाएगा, और उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, एज इट इज़ पड़ा रहेगा। और इस कंडीशन में जब ये इंक्रीज करता है तो क्या करेगा, आई भी इंक्रीज करेगा। जब आई इंक्रीज करेगा तो आरएस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हमारा वो बढ़ जाएगा, दैट विल इंक्रीज। ये सीन बनेगा, यानी कि आउटपुट वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ा, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आई वो कहाँ ड्रॉप होगी, आरएस के अक्रॉस होगी, और आउटपुट वैसे ही चलती रही। इसका उल्टा समझें, अगर हम ये समझें कि इनपुट वोल्टेज को हम डिक्रीज करते हैं, अगर हम उसको कम करते हैं तो क्या होगा, आईजेड की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। आईजेड की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो उस टाइम पे क्या होगा, ये भी डिक्रीज करेगा आई का वैल्यू। सिंपल सी बात है, जब आई डिक्रीज करेगा तो आरएस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। यानी अब ये कम वोल्टेज को ड्रॉप करवाएगा। क्यों करवाएगा कम वोल्टेज को ड्रॉप, ताकि आउटपुट वोल्टेज का जो वैल्यू है वो मेंटेन रहे, वो कम ज़्यादा ना हो। दोनों केसेस को आप समझ लें, जब इंक्रीज करेगा तो आरएस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज कर जाएगी, आउटपुट फिक्स रहेगी। जब ये डिक्रीज करेगा इनपुट वोल्टेज को, तब आरएस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो डिक्रीज कर जाएगी, तब भी आउटपुट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो इस केस को हम लोग समझ सकते हैं इस तरीके से। और इसका अगर आप एक ग्राफ बनाना चाहें तो वो ग्राफ भी आप इसमें बना सकते हैं। इनिशियली हमने ये समझा कि यहाँ पे लीनियर इंक्रीज है, कब तक है, जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आता, उसके बाद का ये सीन है। तो इसको ग्राफिकल फॉर्म में अगर आप समझें तो ग्राफ इसका कैसे बन सकता है, यहाँ पे आप लेके चलें इनपुट वोल्टेज और यहाँ पे लेके चलें आप आउटपुट वोल्टेज। इन दैट केस हमारे पास जो ग्राफ है वो कैसे आएगा, स्टार्टिंग में इसकी वजह से लीनियर ग्राफ आएगा और फिर ग्राफ ऐसे हो जाएगा, और ये जो रीजन है
ये आपका VZ है और ये फिक्स रहेगा। बाद में आप कितना ही आउटपुट वोल्टेज इनपुट वो इंक्रीज करते रहो, आउटपुट की वैल्यू फिक्स रहेगी और वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर मेंटेन रहेगी। तो ये हमारा पहला मैकेनिज्म है कि किस तरीके से इनपुट वोल्टेज के साथ आउटपुट वोल्टेज का बिहेव होता है। सेकेंडली, हम लोग यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस लिया था उसके अबाउट भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि लोड रेजिस्टेंस के अबाउट किस तरीके से हमारा बिहेवियर आएगा। हम कह सकते हैं इसमें बिहेवियर ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस यानी आउटपुट वोल्टेज एंड RL आपस में किस तरीके से जो है कनेक्टेड है, यानी RL की वैल्यू कम ज़्यादा होने से आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू पे क्या रहेगा असर। तो उसका मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ का जो बिहेवियर है वो वैसा ही होगा जैसे हमने ऊपर अभी बनाया। यहाँ पे आप लेके चलते हैं लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप लेके चलते हैं आउटपुट वोल्टेज, तो ग्राफ विल बी सेम एज दिस। इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो मेंटेन होगा और यहाँ पर भी हम लोग वही कहेंगे कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो जीनर के बराबर है और इनिशियली इंक्रीज़ करता है, बाद में ये वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या रहेगा, इसका रीज़न भी सेम रहेगा कि जब RS की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, ये भी दो तरीके से आपने स्टडी करना है। व्हेन RL इंक्रीज, स्टार्टिंग में जब हम बात करें कि जब हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो आप क्या देखोगे कि हमारे पास में इक्वेशन क्या थी करंट की। करंट की इक्वेशन थी हमारे पास IZ प्लस IL। अब RL जब इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब IL की वैल्यू क्या करेगी, कॉरस्पॉन्डिंगली डिक्रीज करेगी। ये डिक्रीज करेगी लेकिन ये बढ़ जाएगी। तो आउटपुट का जो ये जो करंट है हमारा मेन, ये करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। करंट कांस्टेंट होने की वजह से जो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज है वो मेंटेन रहेगा और आउटपुट की वैल्यू में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। बड़ा सिंपल सा है कि जब RL की वैल्यू को हम इंक्रीज़ करते हैं तब हमारे पास IL की वैल्यू डिक्रीज़ करती है और इसकी वजह से हम देखेंगे कि ये मेंटेन रहे सो दैट कि जीनर जो करंट है वो क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाता है और ये इंक्रीज़ कर जाता है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो हमारे पास इस केस में आउटपुट की वैल्यू जो VZ आ रही थी वो क्या रहती रहेगी, अपने आप में कांस्टेंट रहती रहेगी। ये इसके अंदर आपने लिखना है। सेकेंडली, अगर हम इसका अपोजिट सोचें कि RL की वैल्यू डिक्रीज करती है, व्हेन RL डिक्रीज RL करेगा तो IL क्या करेगा बेटे, दैट विल इंक्रीज। IL की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब IL की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो IZ क्या करेगा, IZ की वैल्यू उस टाइम में क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जब आपके पास RL डिक्रीज करेगा तो IL की वैल्यू इंक्रीज करेगी और IZ की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और ये डिक्रीज जो है वो विदाउट एनी डिक्रीज इन आउटपुट वोल्टेज का यहाँ पे बिहेवियर रहेगा। तो इस केस में भी हमारे पास आउटपुट की वैल्यू क्या रहनी है, दैट विल अगेन बी कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों तरह के मैकेनिज्म हमने स्टडी कर लिए आप फॉर द डिटेलिंग ऑफ जीनर डायोड। तो ये आपने जो है स्टडी करना है जीनर डायोड के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से जो है चेक कर सकते हैं। इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे हम और लेके चलते हैं आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन इज लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड शॉर्ट फॉर्म में दैट इज LED, जो जनरली आप लोग नंबर ऑफ कलर्स के फॉर्म में उसको देखते हैं। बहुत सारे कलर के LED हमारे पास अवेलेबल हैं, ग्रीन, रेड, येलो एंड बहुत सारी LED जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। अब ये कैसा फंक्शनिंग है, लाइट इमिटिंग डायोड का मतलब क्या है कि डायोड जो है वो लाइट इमिट कर रहा है। इसका अगर आप सिंबल बनाएं तो आप सिंबल कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा डायोड रहेगा और ये डायोड जो है वो क्या करेगा, दैट विल इमिट लाइट। ठीक है, तो ये अपने आप में किसका सिंबल रहेगा बच्चे, दिस इज द सिंबल फॉर LED। अब ये सारा क्या प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है, LED क्या है, तो LED का इसके नाम से ही पता लगता है, दिस इज लाइट इमिटिंग डायोड, यानी इट इज ए टाइप ऑफ डायोड दैट विल इमिट लाइट, सो इट इज कॉल्ड लाइट इमिटिंग डायोड। सिंबल वही रहेगा, फर्क क्या पड़ेगा कि इससे लाइट निकल रही है, ये आपने यहाँ पे देखना है। तो इसका ये डेफिनेशन हो गया। उसके बाद में बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, या इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, वर्किंग क्या होता है कि क्यों निकलता है लाइट। प्रिंसिपल की बात अगर करें
प्रिंसिपल ऑफ एलईडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझो ध्यान से। एलईडी का क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे ये बिहेव करता है। जनरली क्या होता है हमारे पास कि जब कोई भी सिस्टम ऑफ सेमीकंडक्टर हम लेके चलते हैं तो हमारे पास दो तरीके के बैंड फॉर्मेशन है, लाइक, ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, और इनके बीच में जो गैप है दैट इज नोन एज एनर्जी गैप। सो व्हेन सम एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ चले जाएंगे। सो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, डेफिशिएंसी होल क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। तो ये अपने आप में क्या हुआ कि जब आपने क्या किया, कुछ एनर्जी दिया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एंड होल एक पेयर जनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड में और होल हमारा वहीं है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो चुका है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने के लिए आपको कुछ एनर्जी सिस्टम को देना पड़ेगा, सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। नाउ जब ये एनर्जी जो है ये आपने इसको दिया है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने के लिए, एंड आफ्टर सम टाइम जब ये इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन करेंगे बाद में, यानी कुछ एनर्जी आपने दिया था इनको होल इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करने के लिए, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल आर रिकम्बाइंड, यानी अब दोबारा से वो सिस्टम न्यूट्रलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होंगे। व्हेन दे रिकम्बाइन, तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम वाले, वो क्या करते हैं, एनर्जी जब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर वापस रिकम्बाइन होंगे तो एनर्जी निकलेगी, लेकिन वो हीट की फॉर्म में निकलेगी, वो हमें दिखती नहीं है, सिर्फ सेंस कर सकते हैं आप इसको। इस बात को ध्यान से समझें आप कि ये सभी तरह के सेमीकंडक्टर को हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड की फॉर्म में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लाइक सिलिकॉन जर्मेनियम को लें तो हमने क्या किया, पहले एनर्जी दिया जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वापस रिकम्बाइन होके सिस्टम बनाएंगे, तब अगर वो सिलिकॉन जर्मेनियम मटेरियल है तो वो एनर्जी जो निकलेगी वो हीट की फॉर्म में निकलेगी। बट इन सम केसेस लाइक गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फॉस्फाइड, इस तरह के जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल सिस्टम होंगे, उन केसेस में क्या होगा कि जब स्टार्टिंग में एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, लेकिन जब वो रिकम्बाइन होंगे तो हीट की फॉर्म में नहीं, क्या होगा, लाइट की फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। एनर्जी विल इमिट इन अ फॉर्म ऑफ लाइट, सो व्हाई दे आर कॉल्ड लाइट इमिटिंग डायोड। तो आप इसमें ध्यान से समझ सकते हैं, ये हमने एक तरीके से एग्जांपल कर लिए कि लाइट इमिटिंग डायोड के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। गैलियम आर्सेनाइड हो सकता है, या गैलियम ये जो फॉस्फाइड है ये हो सकता है। तो आपने इनको याद रखना है। और मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर मटेरियल हैं जिनके अंदर जब वापस रिकम्बिनेशन होता है तो लाइट की फॉर्म में जो है वो एनर्जी निकलती है। ओके, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे चेक करना है। अब ये जब रिकम्बाइन होंगे तो कितना एनर्जी निकलेगा, इसको ध्यान से देखा जाए कि जब ये पेयर बना रहे थे तो ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा था, तो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, ईजी के बराबर, यानी एनर्जी बैंड गैप के बराबर कंज्यूम कर रहा था। तो जब ये कंबाइन होगा तब भी इतनी एनर्जी इमिट करेगा। सो एनर्जी जो इमिट होगी, जो लाइट इमिट होगी, उसका वैल्यू कितना होगा, लाइक एच न्यू वैल्यू होगा, क्योंकि वो एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी है वो इमिट करेगा इन टर्म ऑफ फोटोन्स, कितनी भी कर सकता है, दैट इज काउंटेबल। तो ये हम मान सकते हैं कि एक फोटोन अगर निकलेगा तो एनर्जी कितना निकलेगा वहाँ से, एच न्यू के बराबर निकलेगा। इसको हम लोग वेवलेंथ की फॉर्म में अगर लिखना चाहें, इफ़ द एनर्जी इमिटेड और लाइट इमिटेड इन ए फॉर्म ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, देन हमें पता है एच सी अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू ईजी, और यहाँ से आप लैम्डा निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन ईजी। तो ये बेटा एक फार्मूला बन गया कि जो भी लाइट निकलेगी हमारे पास में वो किस वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, वो हम लोग इसमें स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन अ केस ऑफ गैलियम आर्सेनाइड अगर हम बात करें तो इसके लिए जो हमारे पास एनर्जी है दैट विल बी 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस केस के लिए अगर हम लैम्डा कैलकुलेट करें एच सी अपॉन 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट विल बी इक्वल टू 8700 ऑंगस्ट्रॉम। इतनी वेवलेंथ का हमारे पास रेडिएशन निकलेगा, और ये फिर रीजन कौन सा बन जाएगा, दैट विल बी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन की जो है वो हमारे पास में वैल्यू निकलेगी। तो ये मैकेनिज्म और प्रिंसिपल हुआ हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड का। अब इसको अगर हम विजिबल रीजन का फॉर्मेशन देना चाहें तो हम क्या करते हैं, कुछ
फोर्स इम्प्योरिटी जो है उसको बढ़ाते हैं इसके अंदर, और जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास कलर चेंज होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप गैलियम फॉस्फाइड को बनाते हैं तो उसका जो 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थिंक एनर्जी जो है वो पहले 1.43 था, ये चेंज होकर इतना चला जाएगा। और इस केस में जब हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो जो वेवलेंथ हमारे पास आएगा वो कौन सा आएगा, दैट विल बी ऑफ विजिबल रीजन, जो हमें दिखाई पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बारी बारी कंसंट्रेशन चेंज करके फोर्स की हम लोग नंबर ऑफ कलर्स जो हैं वो इसमें बना सकते हैं, लाइक रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, जो भी तरह का एलईडी आपको बनाना है तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। और ये जो विजिबल रीजन का एलईडी हमारे पास निकलेगा दैट विल बी ऑफ ग्रीन कलर। तो बहुत सारी कम्बिनेशन आप बना सकते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इस तरीके से आप नंबर ऑफ फॉर्मेशन जो हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रहेगा। अब एक छोटा सा पॉइंट इसमें हम बात कर लेते हैं कि एक तो हमने सर्किट डायग्राम समझना है, बड़ा ही सिंपल है, ये मैं इसमें बना देता हूँ। ये जो आपने डायग्राम यहाँ कंप्लीट कर देते हैं, सर्किट डायग्राम करना क्या है, आपने इसको बाइसिंग देनी है। सपोज करो हमने ये हमारा P है, ये N है, तो इसको फॉरवर्ड बाइस कर दिया और इसको एक की यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। और इस सिस्टम में क्या होगा, जो है करंट पास करेगा और करंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं, दैट विल बी, और इसमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं लाइक R। तो इस तरीके से हम लोग इसका सिंबल प्रॉपर अगर बनाएं तो हमारे पास जो है एलईडी ये लाइट इमिट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड का है और आपने एनर्जी गैप जो है वो 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की लाइट मिलेगी। तो ये इस तरीके से आप एक सिस्टम जो है वो बना सकते हैं एलईडी का। अब ये क्यों कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं उनसे ज़्यादा अच्छा है, इसके बारे में एक दो पॉइंट आप अगर इसमें लिखना चाहें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आप इसमें नोट कर सकते हैं कि क्यों अच्छा है। तो उसके कई सारे पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1, इट इज़ ऑफ लाइट वेट, ये वजन में काफ़ी हल्का है क्योंकि छोटा सा सेमीकंडक्टर का सिस्टम आपने इसके अंदर बनाना है। और लाइट वेट के साथ साथ लिख सकते हैं इट इज़ ऑफ स्मॉल साइज़, इसका साइज जो है वो भी क्या है, बहुत कम है, इट इज़ ऑफ स्मॉल साइज़। एंड देन आप इसमें पॉइंट बता सकते हैं कि पावर बहुत कम कंज्यूम करता है। जैसे एग्जांपल इसकी बात करें तो ये जो वैल्यू है लाइक ये 2 वोल्ट वैल्यू के ऊपर भी काम करेगा अगर हम वोल्टेज देंगे, और करंट जो है वो 5 मिली एम्पियर टू 10 मिली एम्पियर ही कंज्यूम करता है। तो इसका पावर कंजप्शन बहुत कम है। एंड इट इज़ वेरी फास्ट इन एक्शन। फास्ट इन एक्शन का मतलब यहाँ से क्या है कि इसको कोई भी वार्म अप की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे उसी टाइम पे ये जो है ग्लो करना शुरू करेगा और कलर जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। सो ये आप स्टडी करें। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोटो कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, फोटो डायोड, एंड इफ़ टाइम अलाउज वी विल स्टडी अबाउट द सोलर सेल। थैंक यू।